नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजयेंद्र राजन शुक्ल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश के इस बयान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं में खलबली मचा दी है। दरअसल माना जा रहा है कि गठबंधन रहा तो कांग्रेस के हिस्से में कम सीटें आएंगी। ऐसे में चुनाव लड़ने की तमन्ना रखने वाले कांग्रेसियों के सपने टूटने तय हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर यूपी के चुनावी रण में उतरी थी, लेकिन उसके सिर्फ 2 विधायक ही जीत हासिल कर सके थे। ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। वेस्ट यूपी से तो पूरी तरह से उसका सुपड़ा ही साफ हो गया था। इसके बाद 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ मिला और कांग्रेस यूपी में सियासी ऑक्सीजन हासिल करने में कामयाब रही। वैसे 2017 में भी सपा से कांग्रेस का गठबंधन था। तब कांग्रेस ने 114 सीट पर चुनाव लड़ा था और 7 सीट जीत सकी थी। अब 2027 में भी 7 चुनाव लड़ने पर 2-4 सीटें कम ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। अब समस्या ये है कि वो नेता जो 2022 में 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण उम्मीदवार बने थे, 2027 की तैयारी कर रहे थे। गठबंधन होने के बाद उनके चुनाव लड़ने का सपना टूट जाएगा। दरअसल 2022 के चुनाव में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। ये आजादी के बाद से देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव को एक तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लीड कर रही थी, लेकिन चुनाव में सिर्फ आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास से और महाराजगंज के फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी ही जीत सके थे। कांग्रेस ने 2022 में 399 सीट पर कैंडिडेट उतारे, उनमें 148 महिलाएं थी। एक मोना सिंह को हटा दिया जाए तो बाकी 147 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। पुरुषों का भी यही हाल था। वहीं 2017 में कांग्रेस ने 114 कैंडिडेट उतारे थे और 7 सीटें मिल गई थी। यह चुनाव सपा कांग्रेस के साथ लड़ रही थी। खबर वृंदावन से है। यहाँ संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा का समय बदल दिया गया है। इसके पीछे की वजह प्रेमानंद महाराज का खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। पहले जहां ये पदयात्रा रात के 2 बजे शुरू होती थी, अब इसे सुबह 4 बजे निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज की तबीयत सही नहीं चल रही है। इसी की वजह से पिछले दिनों 5 दिनों के लिए यात्रा स्थगित करनी पड़ गई थी। स्वास्थ्य में सुधार होने की वजह से पदयात्रा एक बार फिर से शुरू की जा रही है, पर इसका अब समय बदल दिया गया है। पदयात्रा स्थगित होने से भक्तों में निराशा का माहौल था। जैसे ही यात्रा दोबारा शुरू होने की खबर मिली, पूरे वृंदावन में हर्ष की लहर है। रविवार की रात भक्तों ने प्रेमानंद महाराज के आवास से लेकर उनके श्री राधा हित केली कुंज आश्रम तक पूरे मार्ग को रंगोली और दीपों से सजाया। उत्तर प्रदेश में बारिश में जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए 10 प्रमुख शहरों में विस्तृत ड्रेनेज एक्शन प्लान के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद और मेरठ में इस एक्शन प्लान के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। इस काम में उत्तर प्रदेश जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज द्वारा इस काम को जल निगम द्वारा पूरा कराया जाएगा। वह इन सभी शहरों के नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करेगा। दरअसल सरकार का मानना है कि इस मास्टर प्लान के लागू होने से प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी ये रोल मॉडल बनेगा, जिन्हें बाद में पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहाँ अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। मंगलवार को बिसरत थाना क्षेत्र में दादरी एसडीएम और तहसीलदार बुलडोजर लेकर डूब क्षेत्र में पहुंचे और यहां अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में करीब 110 बीघा जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत तकरीबन 115 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज, बुलंदशहर और बिजनौर से खुश करने वाली खबर। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 2024 सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल हैं। तीसरा स्थान डोंगरे अर्चित पराग का है। यूपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हर साल देश भर में लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने शुरुआती पढ़ाई के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया।
2018 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी और तकरीबन 7 सालों की तपस्या के बाद अब आखिरकार उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। उनकी सफलता पर घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं है। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय घर वालों को ही दिया है। बता दें, शक्ति दुबे ने वैकल्पिक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ परीक्षा पास की है। यूपीएससी की तरफ से पिछले साल सितंबर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी तरह बुलंदशहर के तुषार सिंह सिर्फ 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए हैं। 385वीं रैंक पाकर तुषार सिंह ने पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ली है। उनके पिता प्रोफेसर हैं जिनका नाम ओपी सिंह है और वो यमुनापुरम में रहते हैं। बता दें, तुषार सिंह ने सीबीएसई की इंटरमीडिएट परीक्षा में भी 100% अंक हासिल किया था। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रहे थे। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर वार पलटवार जारी है। विपक्षी दलों ने जहां एक तरफ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उधर भारतीय जनता पार्टी भी अब वक्फ सुधार जनजागरण अभियान शुरू कर चुकी है। मंगलवार को इसी को लेकर लखनऊ बीजेपी दफ्तर में अवध क्षेत्र की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। केशव ने कांग्रेस पर देश में और सपा पर यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मौर्य ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर माहौल खराब करना चाहती है। यूपी के अंदर कांग्रेस की मुख्य दरबारी व सपा मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। केशव ने कहा, इसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसने वहां माहौल खराब करके रखा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से दंगा हुआ और हिंदुओं की हत्या के कारण उन्हें पलायन करना पड़ रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों की ही एक साजिश है। केशव मौर्य ने कहा कि देश के मुसलमानों का वक्फ संशोधन बिल को समर्थन मिल रहा है। जहां पर सपा की साइकिल चल जाती थी और जहां कहीं भी कांग्रेस का पंजा दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों पर भी बीजेपी के सुशासन, विकास और वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए कमल खिलेगा। बुलंदशहर में हत्या का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर की उसकी ही बहू के प्रेमी ने हत्या कर दी। डिवाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी खेल में मुरारी लाल ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल देर शाम उनके पिता राजवीर सिंह अपने घर पहुंचे थे। घर पर पहले से ही उमरारा गांव का युवक पवन मौजूद था। मुरारी लाल ने बताया कि पवन अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। मेरे पिता ने पवन को पिंकी, जो कि हर्षवर्धन की पत्नी है, के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद राजवीर ने जब इसका विरोध किया तो पवन ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एक आरोपी पवन को हिरासत में लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। चलते चलते खबर हमीरपुर से। यहाँ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ दशकों बाद भी आज तक ना तो प्लेटफॉर्म बन सका, ना ही यात्रियों के ठहरने के लिए कोई इंतजाम है। इस स्टेशन का नाम है इंगोहटा रेलवे स्टेशन। ये सुमेरपुर क्षेत्र में है। ये रेलवे स्टेशन पिछले कई दशक से चल रहा है, लेकिन यहाँ यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ना तो प्लेटफॉर्म बना है, ना ही ठहरने के लिए कोई छाया की व्यवस्था है। यहाँ पास के गांव के भगवान दास व रमेश सहित तमाम ग्रामीण बताते हैं कि दरअसल 40 साल पहले इस रेलवे स्टेशन पर बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने इस स्टेशन को ठेके पर दे दिया था। इसके बाद से ये रेलवे स्टेशन लगातार ठेके पर ही चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन से तकरीबन 20 गांवों के 250 से ज़्यादा लोग रोजाना सफर करते हैं। इनमें इंगोहटा, विदोखर, बंडा, मवईजार, कल्ला, धनपुरा, खड़ेहरी बाजार, अतरार, छानी और बजेहटा समेत कई गांव शामिल हैं। गांव वाले बताते हैं कि बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि किसी जमाने में इस रेलवे स्टेशन का एक अपना भवन भी हुआ करता था, जो जर्जर हुआ तो उसके बाद से रेलवे ने इसे गिरवा दिया। 4 दशक पहले रेलवे स्टेशन में कर्मचारी भी ड्यूटी करते थे, उनके आवास भी बने थे, लेकिन स्टेशन में हत्या की वारदात के बाद स्टेशन को ठेके पर चलाया जा रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो ठेकेदार है वो 10 किलोमीटर दूर रागौल रेलवे स्टेशन से टिकट लाकर यहाँ इंगोहटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराता है। इस संबंध में रेलवे स्टेशन के सेक्शन अभियंता उपेंद्र कुमार ने बताया कि इंगोहटा रेलवे स्टेशन ठेके पर चल रहा है, ये बात सही है। यहाँ दोहरीकरण योजना में जल्द ही एक प्लेटफॉर्म और भवन बनाने का काम शुरू होगा और यात्रियों को सुविधाएं मिलने लगेंगी।